हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीपीआर, मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ये हॉस्पिटल सेटिंग्स के साथ साथ हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर कोई हमारे भाई रिलेटिव कोई भी कार्डियक अरेस्ट हो जाए या फिर हार्ट काम करना बंद कर जाए, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर जैसे कहीं पे जा रहे हैं तो सडन कोई कोलैप्स हो गया हो पर्सन, उसमें उसको रिवाइव करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सीपीआर, दैट इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ये क्या होता है? ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इट प्रोसीजर दैट यूज्ड इन इमरजेंसी। प्रोसीजर होता है जो कि हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं फॉर लाइफ सेविंग ऑफ एनी पर्सन दैट सडन कोलैप्स ये प्रोसीजर हम मतलब एक इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ किए जाने वाला प्रोसीजर है जिसका यूज़ हम किसी की लाइफ को सेव करने के लिए करते हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं भाई? हम किस किस कंडीशन में हम सीपीआर दे सकते हैं किसी भी पर्सन को या फिर किसी हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट को। तो पहली कंडीशन हमारी कार्डियक अरेस्ट। जब हमारा हार्ट सडन मतलब काम करना बंद कर दे तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को रिवाइव करने के लिए ब्रेन को सप्लाई देने के लिए ब्लड की हम सीपीआर यूज़ करते हैं। सीपीआर का मेन पर्पज़ यही होता है कि हम ब्लड सप्लाई को दोबारा से रिगेन कर दें ताकि जो ब्लड है वो ब्रेन तक या फिर मेन जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंच पाए थ्रू द सीपीआर। क्योंकि सीपीआर में हम कंप्रेशन देते हैं जिसकी वजह से हार्ट अपना ब्लड आराम से पंप कर सकता है, जिसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स के पास ब्लड पहुंचेगा और पेशेंट की लाइफ हम सेव कर सकते हैं। मेन मोटो हमारा यही होता है सीपीआर देने का किसी भी पेशेंट में। पहले जैसे हमारा कार्डियक अरेस्ट पेशेंट हम इसको यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, किसी को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आए हो मतलब उसको सांस बंद हो गई है, उसमें भी हम सीपीआर का यूज़ करते हैं। पल्सलेस विट्टी हो किसी को, विट्टी इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया ये पल्सलेस वीटी भी हो सकता है या फिर मतलब विद पल्स वीटी भी हो सकता है। मतलब या तो कोई भी वेंटिकुलर टैकीकार्डिया का पेशेंट है उसमें पल्स पाई भी जा सकती है और नहीं भी, दो तरह का होता है ये। ड्रग ओवरडोज, किसी भी ड्रग की ओवरडोज जैसे मॉर्फिन या फिर ओपियोइड्स ड्रग्स की अगर ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। उसको रिवाइव करने के लिए हम सीपीआर देते हैं। कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया या फिर कोई आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी अन्य कंडीशन से पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उसमें हम सीपीआर यूज़ करते हैं। पल्स अब्सेंट, किसी भी पर्सन की पल्स अब्सेंट हो गई हो, भाई सडन कोलैप्स हो गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, तो उसमें भी हम ये सीपीआर का यूज़ करते। कोई ड्राउनिंग, कोई पानी में डूब गया हो, उसको मतलब अरेस्ट आ गया हो, वो ना तो उसकी पल्स है ना उसको सांस आ रहा है, तो उसमें हम सीपीआर करते हैं उसको रिवाइव देने के लिए। उसके बाद आता है इसका प्रोसीजर क्या है हमारा इसका। अब देखिए, ये पेशेंट सडन कोलैप्स, मान लो कोई पेशेंट सडन कोलैप्स हो गया, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट से हुआ हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से हुआ हो, पल्स एलिवेटी, किसी भी कंडीशन से कोई भी सडन कोलैप्स हुआ है, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि भाई सीन सेफ्टी। सबसे पहले हम सीन को सेव करेंगे। जैसे अगर मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसके रोड के बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया और पेशेंट कोलैप्स हो गया फिर अनकॉन्शियस हो गया, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम सीन को सेव करें, मतलब उसको जो हमारा पर्सन है उसको सेफ साइड में हम लेके जाएं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही आती है भाई उसको सीन सेफ्टी। उसके बाद चेक फॉर अनरिस्पॉन्सिवनेस बाई शोल्डर टैप, मतलब हम उसको रिस्पॉन्स के लिए चेक करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं? बाई द शोल्डर टैप। हम और कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ये मतलब एम्स की गाइडलाइन भी यही कहती है कि उसको सोल्जर टैप करके ही उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को हम जांचेंगे, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अगर मान लो रिस्पॉन्सिव है, अगर पेशेंट बोल रहा है रिस्पॉन्सिव है, तो उसमें हम सीपीआर नहीं करेंगे। ये नहीं है कि भाई हमको सीपीआर देना ही है अगर कोई आरटी का पेशेंट है तो। अगर रिस्पॉन्स प्रेजेंट है तो हम उसका वैसे फर्स्ट एड कर सकते हैं, सीपीआर नहीं देंगे। इफ़ अनरिस्पॉन्सिव, अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे? चेक फॉर पल्स। उसके बाद हम उसकी पल्स चेक करेंगे। पहले सीन सेफ्टी किया, फिर रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया, अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो चेक फॉर पल्स। अब पल्स कौन सी चेक करते हैं? अडल्ट में तो करते हैं हम कैरोटिड पल्स, ठीक है। चाइल्ड कौन मतलब किस कैटेगरी का होता है, किस एज ग्रुप का होता है? वो 1 से 8 साल तक के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं। उसमें कौन सी करते हैं? उसमें हम फीमोरल चेक करते हैं। फीमोरल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एंड कैरोटिड पल्स हमारी सेकंड प्रायोरिटी होती है। इन्फेंट में कौन चेक करते हैं? ब्रैकियल तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फीमोरल इज आवर सेकेंड प्रायोरिटी। मतलब इन्फेंट आईवी से याद करते हैं इसको। तो
इन्फेंट ब्रेकियल पल्स, अडल्ट में कैरोटिड पल्स, एंड चिल्ड्रन में जो कि 1 से 8 साल के बच्चे हैं उनमें फीमोरल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड कैरोटिड हमारी सेकंड प्रायोरिटी। इन्फेंट कौन से होते हैं? लेस देन 1 ईयर, एक साल छोटे इन्फेंट होते हैं। नियोनेट में जिसका जन्म हुआ ही है, मतलब 28 दिन तक हम नियोनेट बोलते हैं उसको। शुरू के 7 दिन अर्ली नियोनेट एंड 8 से 28 दिन तक हम लेट नियोनेट बोलते हैं। नियोनेट में कौन सी पल्स चेक करते हैं? एपाइकल पल्स चेक करते हैं। एपाइकल पल्स चेक करते हैं कि भाई वो उसमें पल्स प्रेजेंट है या नहीं है। पल्स कितनी देर तक चेक करते हैं? वो करते हैं हम 10 सेकेंड। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कितनी देर तक पल्स चेक करते हैं। कि कोई कंडीशन अडल्ट की हो, चाइल्ड की हो, इन्फेंट की हो, उसमें हम 10 सेकेंड्स तक उसकी पल्स चेक करते हैं। इफ पल्स इज नॉट प्रेजेंट देन इन केस ऑफ अडल्ट, अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या करते हैं? अडल्ट के केस में तो करते हैं कॉल फॉर हेल्प देन स्टार्ट सीपीआर, मतलब पहले किसी को हेल्प के लिए बोल लेंगे, या जैसे भाई एम्बुलेंस को कॉल करेंगे या फिर किसी कोई अदर पर्सन है उसको हेल्प के लिए बुलाएंगे, उसके बाद हम सीपीआर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ चिल्ड्रन केस में क्या करते हैं? पहले तो हम सीपीआर देंगे 1 साइकिल, ठीक है, एंड देन कॉल फॉर हेल्प हम उसके बाद हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे। अडल्ट में क्या था? पहले कॉल फॉर हेल्प देन स्टार्ट सीपीआर, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन पहले हम स्टार्ट करेंगे सीपीआर, 1 साइकिल देंगे सीपीआर की, देन कॉल फॉर हेल्प। 1 साइकिल सीपीआर में क्या आता है? या तो 5 साइकिल या फिर 2 मिनट। मतलब 2 मिनट में क्या मतलब? 1 मिनट में कितनी कंप्रेशन देते हैं? 100 से 120, ये हम आगे पढ़ेंगे। 100 से 20 एक कंप्रेशन देते हैं, मतलब 5 साइकिल, या तो 5 साइकिल कंप्लीट करो या फिर 2 मिनट, ठीक है। साइकिल कौन सी होगी? जो हमारा 30:2 का जो हमारा रेशो होता है ना, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई इसका रेशो भी क्या होता है। वो हमारी 5 साइकिल होगी, मतलब 1 साइकिल होगी 30:2। ऐसे ही 5 साइकिल या फिर 2 मिनट तक हम सीपीआर देंगे, देन कॉल फॉर हेल्प इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ये हमारी साइकिल का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं इसमें स्टेप्स, प्रोसीजर के स्टेप्स कौन है, मतलब ये हो गया स्टार्ट कंप्रेशन। पहला स्टेप है हमारा कंप्रेशन का, ठीक है। अब एक तो जैसे 2 गाइडलाइन होती है हमारी, एक तो कार्डियक अरेस्ट के केस में तो हम यूज़ करते हैं CAB, जो हम करते हैं जैसे कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग, एंड इन केस ऑफ ट्रोमा के केस में हम कौन सी यूज़ करते हैं? दैट इज ABC, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। हॉस्पिटल के किसी भी केस में हम करेंगे ABC, एंड ट्रोमा के केस में, एंड इफ पर्सन इज कार्डियक अरेस्ट देन हम यूज़ करते हैं CAB, दैट इज कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथिंग। अब कंप्रेशन का रूल क्या है? सरफेस शुड बी फ्लैट एंड फर्म। सरफेस फ्लैट होना चाहिए और फर्म होना चाहिए, मतलब कठोर होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो कोई भी क्वेश्चन लगा रखा हो या फिर कोई भी गद्दा टाइप में हो उसमें, मतलब अगर कंप्रेशन देंगे तो पेशेंट को इफेक्टिव कंप्रेशन लगेंगे ही नहीं, इसलिए सरफेस हमेशा फ्लैट और फर्म होना चाहिए। ये हमारा मतलब पहला रूल है कंप्रेशन का। उसके बाद लैंडमार्क, हम हैंड की प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ पे हम कंप्रेशन देते हैं पेशेंट को। अडल्ट एंड चिल्ड्रन के केस में हम देते हैं बिटवीन द निप्पल के बीच में हम कंप्रेशन देते हैं इन केस ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड। एंड इन केस ऑफ इन्फेंट दैट इज लेस देन 1 ईयर हम यूज़ करते हैं जस्ट बिलो द बिटवीन निप्पल, मतलब अडल्ट एंड चिल्ड्रन में हम यूज़ करते हैं बिटवीन द निप्पल, हमारे निप्पल्स के बीच में। एंड 1 साल से छोटा इन्फेंट है तो उसमें हम निप्पल्स के बीच में ही करते हैं, लेकिन उससे जो जहाँ पर अडल्ट कर रहे थे वहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। नियोनेट में सेम है एज इन्फेंट, ठीक है। ये हमारे लैंडमार्क हुए कंप्रेशन के। पहला हमने पढ़ा उसकी भाई वो सरफेस का कैसा होना चाहिए, उसके बाद लैंडमार्क हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कंप्रेशन, एंड कंप्रेशन किससे करते हैं? कंप्रेशन बाई विच। पहला हमारा अडल्ट में कौन सा यूज़ करते हैं? बोथ हैंड यूज़, दोनों हाथ हम यूज़ करते हैं। डोमिनेट हैंड हम नीचे रखते हैं, नॉन डोमिनेट हम अप रखते हैं। मतलब किसी पर्सन का अगर राइट हैंड डोमिनेट है तो राइट हैंड को हम नीचे रखेंगे एंड नॉन डोमिनेट हैंड को हम अपर रखेंगे विद इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर्स, इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स। अब प्रेशर किससे देना हमें? प्रेशर की बात आती है भाई, प्रेशर हाथ के किस सरफेस से देना है? विद द हेल्प ऑफ हैंड, मतलब जो हथेली बोलते हैं उसको, हथेली जिसे हथेली बोलते हैं उससे हमें कंप्रेशन का प्रेशर देना है। अडल्ट में बोथ हैंड यूज, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन दैट इज 1 to 8 ईयर उसमें हम करते हैं एक हाथ का यूज़ करते हैं। एंड इन केस ऑफ इन्फेंट एंड नियोनेट 1 साल से छोटे और 28 दिन छोटे, मतलब 1 साल छोटे आ गया नियोनेट में भी, उसमें हम यूज़ करते हैं 2 फिंगर या फिर थंब का यूज़ करते हैं। 2 फिंगर का यूज़ करते हैं जब एक रेस्क्यूअर हो, एक रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर के बारे में पढ़ेंगे भाई इनका क्या कंसेप्ट है। एंड थंब हम यूज़ करते हैं जब 2 रेस्क्यूअर हो हमारे पास। अडल्ट में तो बोथ हैंड, चिल्ड्रन में एक हाथ, एंड इन्फेंट एंड नियोनेट में या तो 2 फिंगर जब एक रेस्क्यूअर हो, और थंब हम यूज़ करते हैं जब 2 रेस्क्यूअर हो। अब रेट ऑफ कंप्रेशन का रेट क्या है? इन्फेंट, चिल्ड्रन, अडल्ट में सभी में सेम है, दैट इज 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। हम हर मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हमें देनी है इन केस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड एंड अडल्ट, सभी के केस में 100 से 120 कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होती है, बात ये आती है।
भाई अडल्ट में तो हम यूज़ करेंगे 2 to 2.5 इंच तक यूज़ करेंगे कंप्रेशन, एंड चिल्ड्रन के केस में हम 2 to 2.5 ही यूज़ करेंगे, एंड इन्फेंट में हम यूज़ करेंगे 1.5 इंच, एंड न्यूनेट के केस में यूज़ करेंगे हम 0.75 इंच, जो कि हम कंप्रेशन की डेप्थ का यूज़ करेंगे। मतलब कंप्रेशन दे रहे हैं हम हथेली से, तो कितना भाई डेप्थ में लेके जाएंगे उस कंप्रेशन को। अडल्ट में 2 से 2.5, एंड चिल्ड्रन में 2 से 2.5, इन्फेंट में 1.5, एंड न्यूनेट में 0.75 इंच हम यूज़ करते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है, पहला था हमारा कंप्रेशन, एंड सेकंड स्टेप आता है हमारा ब्रीथिंग, जो हमने गाइडलाइन पढ़ी थी CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो सेकंड स्टेप हमारा एयरवे है। एयरवे के ओपन करने के 2 मेथड होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड एंड जो थ्रस्ट मेथड, ठीक है। ये 2 हमारे पास मेथड आते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड एंड जो थ्रस्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड हम मोस्ट कॉमन यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा यूज करते हैं? हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। एंड जो थ्रस्ट मेथड किस में यूज होता है? जिसमें सस्पेक्टेड वर्टिब्रल कॉलम एंड अननोन इंजरी, कोई अननोन इंजरी हो, जैसे हमारे सामने कोई इंजरी नहीं हुई किसी पेशेंट में, तो हम उसमें जो थ्रस्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें सस्पेक्टेड वर्टिब्रल कॉलम की इंजरी हो सकती है उसमें, तो उसमें सर्वाइकल नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम उसमें जोथर्स मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। एड लिफ्ट मोस्ट कॉमन मेथड होता है टू ओपनिंग द एयरवे। हॉस्पिटल सेटिंग्स में किसका यूज करते हैं? जैसे हॉस्पिटल सेटिंग और फेरेंजियल एयरवे, जिसको गुडल्स एयरवे बोलते हैं, नेजोफेरेंजियल एयरवे, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, कॉम्बी ट्यूब, ये हमारे एडवांस एयरवे हैं, एडवांस्ड, ठीक है। ये हमने बताया था भाई, अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है तो हेड टिल्ट एंड जो थ्रस्ट, एंड इन हॉस्पिटल सेटिंग्स ये हमारे पास एयरवेज होते हैं, एडवांस होते हैं, जिनको हम एयरवे पेटेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा ब्रीथिंग। कंप्रेशन हो गया, हमारा एयरवे हो गया, अब बचा हमारा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम ये स्टार्ट करते हैं। अब CPR रेशियो क्या होता है? सबसे पहले बात आती है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन रेशियो, जो कि अडल्ट में होता है 1 EV आता है 1 रेस्क्यूर। अगर मान लो आप कहीं पे जा रहे हो और आप एक ही इंसान हो वहाँ पे, अगर कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, कोई कोलैप्स का पेशेंट है, तो उसको कैसे करेंगे? वो आप हो गए सिंगल रेस्क्यूर। सिंगल रेस्क्यूर में आप 30:2 का अडल्ट में होता है जैसे, और 2 रेस्क्यूर में 30:2 होता है। 30:2 का क्या मतलब है? 30 तो कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन देने के बाद हम उसको 2 देंगे ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ भी हम पढ़ेंगे भाई किस मेथड से देंगे। दैट इज अडल्ट में 1 रेस्क्यूर हो चाहे 2 रेस्क्यूर हो, हम देंगे 30:2, जिसमें 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ होती हैं। इन केस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड में क्या देते हैं? अगर 1 रेस्क्यूर, अगर कोई सिंगल बंदा है पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, तो उसमें देते हैं हम 30:2, जिसमें 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ। एंड इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूर, अगर 2 रेस्क्यूर हैं तो उसमें 15:2, मतलब 15 तो कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ हमारी हो गई। और नियोनेट केस में होता है 3:1, 3 तो कंप्रेशन एंड 1 इज ब्रेथ। ये हमारा रेशियो होगा CPR रेशियो। अडल्ट में तो हमने बता दिया 30:2 ही होता है, एक हो चाहिए 2। इन्फेंट एंड चाइल्ड में 2 होंगे तो 15:2, एंड एक होगा तो 30:2, एंड न्यूनेट के केस में 3:1। अब ब्रेथ कैसे देते हैं? ब्रेथ में सिंपल विदाउट एडवांस एयर, मतलब हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है, और हमें मतलब माउथ टू माउथ मान लो, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, इसमें हम ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? दैट इज 60%, ठीक है। एंड सिंपल विदाउट एडवांस एयर नहीं है, तो हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, तो उसमें 30:2 का हमारा हमने जो रेशियो बताया था, जैसे अडल्ट में और चिल्ड्रन में बताया था, अगर एक रेशियो है तो 100 से 120 कंप्रेशन देंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया? 6 से 8 ब्रेथ पर मिनट हम देंगे उसको, जो भी कोलैप्स हुआ है उसको, अगर हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है तो। अब उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ब्रेथ गिव फॉर फुल 1 मिनट देन स्टॉप कंप्रेशन। मतलब देन स्टॉप नहीं, उसके बाद कंप्रेशन को स्टार्ट कर देंगे, या फिर कंप्रेशन को स्टॉप करके हम ब्रेथ प्रोवाइड करेंगे फॉर फुल मिनट। इसका रैशनल क्या है भाई? हम कंप्रेशन को स्टॉप क्यों करेंगे? इसका रीजन ये है, अगर माउथ टू माउथ हम उसको रेस्पिरेशन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं हो पाता कि हम उसको लंग्स को एक्सपेंड कर सकें। अगर हम कंप्रेशन स्टार्ट रखेंगे तो कंप्रेशन की वजह से जो हम उसमें ऑक्सीजन को डिलीवर कर रहे हैं वो भी ढंग से डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो इसका रीजन यही है कि हम कंप्रेशन को क्यों स्टॉप करते हैं, अगर हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है तो। चेस्ट राइज विल भी देर, जब हम ब्रेथ दे रहे हैं किसी पर्सन को, उसमें चेस्ट राइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा, कि भाई उसकी चेस्ट राइज हो रही है नहीं हो रही। ये हमारा होगा इसका कंसेप्ट कि भाई हम कंप्रेशन को स्टॉप क्यों करते हैं अगर हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है तो, क्योंकि उसमें प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। इन केस ऑफ एडवांस एयरवे देयर इज नो स्टॉप इन कंप्रेशन, उसमें हम यूज करते हैं 10 ब्रेथ पर मिनट। अगर हमारे पास एडवांस एयरवे, मान लो ओरोफेरेंजियल एयरवे है, नेजोफेरेंजियल एयरवे है, ईटी ट्यूब है, टीटी ट्यूब है,
कॉम्बी ट्यूब है, वेंटिलेशन की सुविधा हमारे पास है, तो उसमें उसको हम एडवांस एयरवे बोलेंगे। उसमें हम कंप्रेशन को स्टॉप नहीं करते क्योंकि वो एक मशीन है, उससे हम प्रेशर आराम से मेंटेन कर सकते हैं और उसमें रेशियो बदल जाता है, उसमें हो जाता है 10 ब्रेथ पर मिनट हो जाता है, जो कि एडवांस एयरवे में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो रेशियो था हमारा 6 to 8 ब्रेथ पर मिनट, इसमें हो जाता है 10 ब्रेथ पर मिनट। अब रेस्क्यू ब्रीथिंग की बात आती है। रेस्क्यू ब्रीथिंग होती क्या है? एक कंडीशन इन विच पल्स इज प्रेजेंट बट रेस्पिरेशन इज स्टॉप। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें तो पल्स तो प्रेजेंट होती है लेकिन रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर पल्स ही प्रेजेंट है तो उसमें हम कंप्रेशन नहीं देंगे, चाहिए वो बिल्कुल ही लो पल्स हो, मतलब उसकी ग्रेड बिल्कुल लो हो या फिर नॉर्मल हो या फिर मतलब बिल्कुल वायरी हो, वायरी पल्स भी बोल सकते हैं उसको, वायरी पल्स, इसकी ग्रेडिंग +1 होती है। इस केस में रेस्पिरेशन स्टॉप होता है तो इसमें हम ओनली रेस्पिरेशन देंगे, ठीक है। ऐसे में हम कंप्रेशन नहीं देंगे क्योंकि कंप्रेशन ओनली अगर पल्स एब्सेंट है तो देते हैं। एडल्ट में इसका रेशियो क्या हो जाता है, एवरी 5 to 6 सेकेंड देते हैं, मतलब 10 to 12 ब्रेथ पर मिनट। अगर 5 सेकेंड का हम रेशियो लगाएं तो उसमें कितनी ब्रेथ हो गई, अगर 5 सेकेंड में एक ब्रेथ दे रहे हैं तो 60 सेकेंड होती है 1 मिनट में, मतलब 5 सेकेंड में हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो कितनी हो गई 12। अगर इन केस ऑफ 6 में अगर 60 सेकेंड होती है तो ब्रेथ कितनी होगी 10 हमारी, क्योंकि 6 सेकेंड देते तो 6 से हम इसको करेंगे तो 10 आ जाएंगे। ऐसे 10 से 12 ब्रेथ पर मिनट हम देते हैं इन एवरी 5 to 6 सेकेंड। इन केस ऑफ चिल्ड्रन 1 से 8 साल तक एवरी 3 to 5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड हम देते हैं। अगर 3 का देखते हैं तो हमारी पास भाई जैसे 60 सेकेंड है, हर 3 सेकेंड में देना तो कितनी ब्रेथ हो गई 20 ब्रेथ हो गई हमारे पास। अगर 5 सेकेंड में दे रहे हैं तो 60 हमारे पास सेकेंड है हमारे पास, और हम इसको 5 सेकेंड में एक ब्रेथ दे रहे हैं तो कितनी हो गई 12 ब्रेथ होगी, 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। ये ऐसे आता है, जैसे 5 से 6 सेकेंड हमने बताया, 5 से 6 सेकेंड में एक ब्रेथ दे रहे हैं तो 10 से 12 ब्रेथ पर मिनट होगी। एंड इन केस ऑफ 3 to 5 सेकेंड वो हो जाएंगे हमारी 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। ये हमें 60 सेकेंड के कंसेप्ट से हमने निकाला है, बिल्कुल सिंपल है। आप एक बार चाहे दोबारा से रिपीट करके वीडियो देख सकते हो। अब ये टॉपिक हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये हमारी गाइडलाइन है CAB कंप्रेशन एयर ब्रीथिंग, जो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ये हमारी गाइडलाइन होती है। इसमें कंप्रेशन एयर एंड ब्रीथिंग होता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सिनेरियो दिया जाता है कि भाई हमने ये पेशेंट की ये कंडीशन कर दी, इसके बाद हम क्या करेंगे या फिर नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी। तो क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चिंग एक इमरजेंसी में यूज़ किया जाना प्रोसीजर है फॉर लाइफ सेविंग। प्रोसीजर क्या है भाई, सडन कोलैप्स हो तो हम सबसे पहले करेंगे सीन सेफ्टी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है क्योंकि इसमें मोस्टली स्टार्ट कंप्रेशन ही करके आते हैं, लेकिन ये आता है सबसे पहले सीन सेफ्टी। उसकी ये हमारे मतलब ये प्रायोरिटीज़ है हमारी बिल्कुल सीरीज में। सबसे पहले अगर कोलैप्स हो तो सीन सेफ्टी, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, कैसे करेंगे शोल्डर रैप करके। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो पल्स चेक करेंगे। अडल्ट में कैरोटिड, चिल्ड्रन में फीमोरल फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी कैरोटिड, एंड इन्फेंट में ब्रेकियल फर्स्ट प्रायोरिटी एंड फीमोरल सेकंड प्रायोरिटी। नियोनेट में हम यूज़ करते हैं अपाइकल पल्स एंड 10 सेकंड के लिए हम पल्स चेक करते हैं। पल्स प्रेजेंट नहीं है तो अडल्ट के केस में तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प देन स्टार्ट CPR, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन पहले CPR की एक साइकिल देंगे एंड कॉल फॉर हेल्प उसके बाद करेंगे। एक साइकिल CPR कितनी होती है भाई 5 CPR देंगे, मतलब 30:2 की 5 साइकिल देंगे, या फिर 2 मिनट के लिए हम CPR देंगे देन कॉल फॉर हेल्प। पहला स्टेप आता है हमारा कंप्रेशन का। कंप्रेशन में सरफेस का बताया, लैंडमार्क बताया। अडल्ट और चाइल्ड में करते हैं बिटवीन निप्पल, और 1 साल से छोटे में करते हैं हम निप्पल के बीच में, लेकिन थोड़ा सा नीचे। नियोनेट में भी सेम ही है जो कि इन्फेंट में था। कंप्रेशन हम अडल्ट में दोनों हाथों से करते हैं एंड चिल्ड्रन में एक हाथ यूज़ करते हैं। इन्फेंट नियोनेट में 2 फिंगर, एक रेस्क्यूअर के केस में, एंड थंब यूज़ करते हैं हम जब 2 रेस्क्यूअर हों। फिर रेट आता है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। उसके बाद डेप्थ आती है जो अडल्ट में 2 से 2.5, चिल्ड्रन में 2 से 2.5, इन्फेंट में 1.5 इंच एंड नियोनेट में 0.75 इंच। उसके बाद आते हैं हमारी एयरवे कैसे करते हैं। अब अगर हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं है तो हेड एंड चिल्ड मेथड और जो थ्रस्ट मेथड। हॉस्पिटल सेटिंग में हमारी ट्यूब आ गई जो एडवांस एयरवे है। एंड उसके बाद ब्रीथिंग का फिर ये हमने रेशियो बताया 1 रेस्क्यूअर एंड 2 रेस्क्यूअर में, दैट इज 30:2 इन अडल्ट। इन बोथ केस दैट इज 1 रेस्क्यूअर एंड 2 रेस्क्यूअर, एंड इन केस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड द रेशियो इज चेंज। इन केस ऑफ 1 रेस्क्यूअर दैट इज 30:2, एंड इन केस ऑफ 2 रेस्क्यूअर दैट इज 15:2 हमारा रेशियो हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ नियोनेट दैट इज 3:1, इन विच 3 इज कंप्रेशन एंड 1 इज ब्रेथ। उसके बाद ब्रेथ कैसे देते हैं, अगर एडवांस एयरवे नहीं है तो हम देते हैं 6 से 8 ब्रेथ पर मिनट। लेकिन अगर हाँ, और उसमें CPR को हम स्टॉप करते हैं, कंप्रेशन को स्टॉप करते हैं जब हम ब्रेथ दे रहे हैं, अगर हमारे पास एडवांस एयरवे नहीं है तो। और एडवांस एयरवे है तो उसमें कंप्रेशन को स्टॉप हम नहीं करते, उसमें देते हैं 10 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, 10 ब्रेथ पर मिनट हम उसमें देते हैं।
एंड रेस्क्यू ब्रीथिंग क्या होती है? रेस्क्यू ब्रीथिंग में एक कंडीशन इन विच पल्स इज प्रेजेंट, जिसमें पल्स प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है। और अडल्ट के केस में रेस्क्यू ब्रीथिंग कितनी देते हैं? एवरी 5 to 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकंड में उसको रेस्क्यू ब्रीथिंग देते हैं। इससे हमने 60 सेकंड से निकाला तो 10 से 12 ब्रेथ पर मिनट आ गई। एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन, 1 से 8 साल के बच्चे में एवरी 3 to 5 सेकेंड्स, जो कि हमारी 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट आ गई। अब इसके बाद हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे ये टॉपिक आराम से ज़्यादा और क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नर्स ऑन द डे शिफ्ट वॉक इनटू क्लाइंट रूम्स एंड फाइंड द क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव। जो मतलब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, अनरिस्पॉन्सिव मिला है वो पेशेंट। द क्लाइंट इज नॉट ब्रीथिंग, भाई ब्रीथिंग भी नहीं कर रहा। डज नॉट हैव पल्स, भाई पल्स भी नहीं है उसको। एंड द नर्स इमीडिएटली कॉल आउट फॉर हेल्प, उसने कॉल फॉर हेल्प कर दिया है, ठीक है। सीन सेफ्टी करने के बाद कॉल फॉर, सीन सेफ्टी मतलब हॉस्पिटल में था ही, सीन सेफ्टी था ही, कॉल फॉर हेल्प भी कर दिया। विच इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, तो इसमें नर्सिंग एक्शन क्या हो जाएगा? तो हमारी गाइडलाइन क्या थी? CAB गाइडलाइन थी। सबसे पहले हम कंप्रेशन, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग। ओपन द एयरवे ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। गिव द क्लाइंट ऑक्सीजन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रीथिंग हमारी थर्ड प्रायोरिटी है, जो कि लास्ट प्रायोरिटी है। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, ये हमारे बिल्कुल सही आंसर है, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि यही हमारा गाइडलाइन कहती है, CAB कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। और वेंटिलेट विद माउथ, वेंटिलेशन का भी हमारा अलग स्टेप है, जो कि हमारा एयरवे में है और ब्रीथिंग में ही आता है। तो इसमें हम स्टार्ट कंप्रेशन करेंगे। मतलब जो हमने प्रायोरिटीज़ लिखवाई हैं, जो भी हमने नोट्स में देखा है, वही हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। कुछ क्वेश्चन में हम देखेंगे भाई हमने क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या क्या दे रखा है। इसमें जैसे क्या दे रखा था भाई, क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रेथ भी नहीं ले रहा, पल्स भी नहीं है, और नर्स ने कॉल फॉर हेल्प भी कर दिया। उसके बाद नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द नर्स ऑन द डे शिफ्ट वॉक इनटू क्लाइंट्स रूम एंड फाइंड द क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव। भाई नर्स क्लाइंट के रूम में गई और देखा क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है। मतलब वर्ड्स को पकड़ना हमें एक एक, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो। द क्लाइंट इज नॉट ब्रीथिंग, भाई ब्रीथिंग भी नहीं कर रहा। मतलब ये तो सॉरी, ये हमारा ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच इज द करेक्ट गाइडलाइन फॉर रिससिटेशन CPR फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि भाई नर्स अंडरस्टैंड कर गई भाई कौन सी करेक्ट गाइडलाइन है CPR की फॉर ए HCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। अब 1 ब्रेथ शुड बी गिवन फॉर एवरी 5 कंप्रेशन, तो ये तो हमारा है ही नहीं। अडल्ट में हम 30:2 भी 2 कर रहे थे, एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन हम 15:2 कर रहे थे, टू रेस्क्यूअर, एंड एक में 30:2, तो ये तो होगा नहीं हमारा। 2 ब्रेथ शुड बी गिवन एवरी 15 कंप्रेशन, तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि ये हमने इसमें चिल्ड्रन केस में पढ़ा था। अगला देखते हैं, इनिशियली 2 क्विक ब्रेथ शुड बी गिवन एज रैपिडली पॉसिबल। तो सबसे पहले हमें ब्रेथ तो देनी नहीं है, सबसे पहले हमें देना CAB कंप्रेशन, एयर ब्रीथिंग, तो ये भी नहीं होगा। ईच रेस्क्यू ब्रेथ शुड बी गिवन ओवर 1 सेकेंड एंड शुड प्रोड्यूस ए विजिबल चेस्ट राइज। मतलब CPR की ये तो ब्रेथिंग वाले स्टेप पे आ गए हम, ठीक है। अब इसमें है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें 2 ब्रेथ शुड बी गिवन एवरी 15, मतलब इसमें बताया गया पहले कंप्रेशन देंगे उसके बाद हम 2 ब्रेथ देंगे, तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स अटेम्प्ट टू रिलीव एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन ए 3-year-old कॉन्शियस चाइल्ड। द नर्स परफॉर्म द abdominal thrust maneuver correctly by standing behind the child, pressing her arms under the child axilla and around the child and positioning her hand to deliver the thrust between the areas। एक हमारा abdominal thrust maneuver होता है, abdominal thrust, और एक हमारा होता है चेस्ट मैन्यूवर, चेस्ट थ्रस्ट। अबडोमिनल हम किस में करते हैं? या तो मतलब चेस्ट मैन्यूवर हम यूज़ करते हैं कोई ओबेसिटी, मतलब कोई भी ओबेस पेशेंट हो, कोई ज़्यादा भारी भरकम पेशेंट हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, तो उसमें हम यूज़ करते हैं चेस्ट थ्रस्ट मैन्यूवर। एंड इन और बाकी सभी कंडीशन में हम करते हैं अबडोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर टू ओपन द एयरवे। ये हमारे ओपन वे एयरवे ओपन करने के दो हमारे मैन्यूवर होते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है भाई 3 साल का बच्चा है, उसमें भाई अबडोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर दिया जा रहा है, तो हैंड कहाँ पे प्लेस होंगे? ग्रोइन एंड अबडोमन, ग्रोइन एंड अबडोमन में तो हो नहीं सकता, ग्रोइन हमारे ग्रोइन पे ये मतलब प्रेशर लगता नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अम्लाइकस एंड द ग्रोइन, ग्रोइन आ गया तो ये गलत हो गया। लोअर अबडोमिन एंड चेस्ट, ये चेस्ट में करते हैं हम चेस्ट मैन्यूवर में, अबडोमन पे तो करते हैं, लेकिन इसमें चेस्ट का जिक्र आ गया तो ये गलत होगा। ये हमारा ऑप्शन था, ये अम्लाइकस एंड द जीफॉइड प्रोसेस। इसमें हम जीफॉइड प्रोसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स,
देन द अगर कुछ किसी पेशेंट के अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ फंसा हुआ है तो वो प्रेशर की वजह से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है द नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन ए इन्फेंट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स कंप्रेशन एट हाउ मेनी टाइम्स। इसमें इन्फेंट है, 1 साल से छोटा है, तो उसमें कंप्रेशन दे रही है नर्स CPR देते हुए, तो कितनी कंप्रेशन देगी? 60 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 100 हमारे आसपास है, ये हो सकता है। 160 तो बिल्कुल नहीं है, हमारा रेशियो होता है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, ये हमारा रेशियो होता है। तो यह इसका आंसर हमारा हो गया C। ठीक है, ये C आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A nurse is teaching CPR to a group of nursing student. The nurse asks a student to describe the reason why blind finger sweeps are avoided in infants. The nurse determines that the student understand this reason if the student makes this statement. इसमें पूछा गया है कि भाई एक नर्स है जो टीचिंग सेशन ले रही है नर्सिंग स्टूडेंट का एज ऑन द टॉपिक ऑफ CPR. द नर्स आस्क ए स्टूडेंट, नर्स ने स्टूडेंट से पूछा कि भाई इस रीजन को बताओ कि हम ब्लाइंड फिंगरिंग क्यों नहीं यूज़ करते भाई इन केस ऑफ इन्फेंट पे हम ब्लाइंड फिंगरिंग टू ओपन द एयर क्यों यूज नहीं करते। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, वो स्टूडेंट आराम से अंडरस्टैंड कर गए। द ऑब्जेक्ट हैव बीन स्वेलोड, भाई ऑब्जेक्ट वो निगल लेगा तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, द इन्फेंट में बाइट डाउन द फिंगर, ये भी नहीं होगा भाई फिंगर को बाइट कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। द माउथ इज टू स्मॉल टू सी द ऑब्जेक्ट, ये भी रैशनल नहीं है। इसका इसका मेन रैशनल ये है, अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ फंस गया है, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा लो, तो अगर हम उसको ब्लाइंड फिंगरिंग करेंगे, बिना देख के उसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो फर्दर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आगे जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया D हमारे पास। इसका यही रैशनल है कि भाई वो थ्रोट में आगे जाके सरक जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो कि और प्रॉब्लम कर सकता है। द नर्स विटनेस द कोलैप्स ऑफ ए विक्टिम इन हर नेबरहुड एंड सस्पेक्ट कार्डियक अरेस्ट, विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो मतलब अगर एक नर्स है, उसने अपने पड़ोस में देखा कि भाई एक विक्टिम मतलब एक पर्सन भाई सडन कोलैप्स हो गया है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, तो उसमें नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होता है? क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में? CAB, दैट इज कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग। ये तो हमारा प्रोसीजर होगा। उससे पहले क्या कर रहे थे हम भाई, उसको सीन सेफ्टी कर रहे थे, घर पे है तो सीन सेफ है। उसके बाद क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे थे, रिस्पॉन्स वो नहीं है कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट, तो रिस्पॉन्स उसमें मिलेगा नहीं। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हमें दे रखी है तो रिस्पॉन्स उसमें मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या था, कॉल फॉर हेल्प। तो इसमें हम कॉल फॉर हेल्प देखते हैं सबसे पहले, अगर प्रायोरिटी पूछिए तो। इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथिंग ये तो बहुत लेट का तो है, उससे पहले तो हम कंप्रेशन ही करेंगे। बिगिन गिविंग चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन हमारा बाद गया, सबसे पहले हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं है तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे। देन चेक फॉर पल्स, पल्स नहीं है तो CPR देंगे, अगर पल्स एब्सेंट है तो। इसमें ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है, ओनली कार्डियक अरेस्ट का बताया है जिसमें कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। तो उसके बाद एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, हाँ हम ये करेंगे कि भाई जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेंगे, जो कि मेनली तो हमारी ये तो जो ये पॉइंट बताया गया है ये फॉरन के लिए है, वही इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हम चेक करेंगे। बाकी इन इंडिया कॉल फॉर हेल्प दैट इज कॉल फॉर एम्बुलेंस। ठीक है, ऑप्टेन ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर तो इसका यूज़ होता ही नहीं इसमें, ये लास्ट उसमें होता है लास्ट स्टेज पे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क ए नर्सिंग स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग एब्डोमिनल थ्रस्ट ऑन ए अनकॉन्शियस प्रेग्नेंट वुमेन एट 32 वीक ऑफ gestation. The student describe a component of the procedure correctly. The student said that he will take which action. मतलब 32 gestation की मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उसमें प्रोसीजर सीखा जा रहा है भाई एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देते हैं, तो भाई कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। प्लेस इज हैंड ऑन द पेल्विस टू परफॉर्म द थ्रस्ट, पेल्विस के ऊपर तो हम हैंड को प्लेस करेंगे ही नहीं, इसमें हमने बताया कि भाई चेस्ट मैनवर देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। इसमें पेल्विक पर तो हम प्रेशर देंगे ही नहीं। परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट विद द अंटिल द ऑब्जेक्ट इज डिस्लो, एब्डोमिनल थ्रस्ट तो हमें देना ही नहीं है इसमें। ठीक है, परफॉर्म लेटरल एब्डोमिनल थ्रस्ट अंटिल द ऑब्जेक्ट इज डिस्लोज, मतलब एब्डोमिनल थ्रस्ट तो आते ही तो हमें ये ऑप्शन गलत कर देना है। अब बचा हमारा ये, इसको मतलब एलिमिनेशन टेक्निक भी कहते हैं भाई, 3 ऑप्शन सही नहीं है तो जो चौथा बच गया वो हमारा सही है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं भाई। इसमें बताया गया था प्लेस ए रोल ब्लैंकेट अंडर द राइट एब्डोमिनल फ्रैंक हिप एरिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक चीज़ में और करते हैं, इसमें करते हैं जो कि हमारा होता है सिनको, दैट इज सुपाइन सिनकोप नहीं सॉरी सिनकोप नहीं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसमें भी हम
पेशेंट के साथ यही प्रोसीजर करते हैं भाई। एक रोल ब्लैंकेट को उसको राइट एब्डोमिनल फ्लैंक एंड हिप एरिया के नीचे प्लेस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एडल्ट क्लाइंट व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, द नर्स डिप्रेस द स्टर्नम बाय हाउ मेनी इंचेस। मतलब इसमें ये पूछा है भाई, उसका डेप्थ पूछी गई है भाई, कितनी डेप्थ हम कंप्रेशन देते हैं इन केस ऑफ अडल्ट क्लाइंट। तो 1/2 इंच हमने पढ़ा नहीं, क्या क्या पढ़ा था अडल्ट में, तो पढ़ा था हमने 2 से 2.5 इंच, एंड चिल्ड्रन में हमने पढ़ा था दैट इज ये भी 2 से 2.5 इंच, इन्फेंट में हमने पढ़ा था 1 से 1.5 इंच, एंड इन केस ऑफ नियोनेट हमने पढ़ा था 0.75 इंच। ठीक है, तो इसका आंसर अडल्ट के केस में हो जाएगा 2 इंच। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक दैट इज CPR, कि हम भाई कैसे CPR देते हैं। उसके बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।